गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बृहन-मुंबई माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम जिस बिंदु पे आज चर्चा करेंगे, जिसे समझने की कोशिश करेंगे, वो है गद्य विभाग। गद्य विभाग में किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, कितने अंक के लिए पूछे जाते हैं और उसे किस तरीके से हमें हल करना है, वो सब आज हम इस पाठ में जानेंगे। तो आइए हम इस पाठ का शुरुआत करते हैं। पठित गद्यांश। प्रश्न 1 अ तथा 1 आ प्रत्येक के लिए 8 अंक, कुल अंक 16। आपका जो प्रश्न पत्रिका रहेगी उसमें प्रश्न 1 अ और 1 आ जो रहेगा वो पठित गद्यांश पे आधारित रहेंगे। पठित गद्यांश मतलब जो परिच्छेद आपके किताब में से आपको दिए जाएंगे, पैराग्राफ जो है वो आपके बुक में से आपको दिए जाएंगे, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। उस पे आपको कुछ प्रश्न होंगे जिनके लिए आपको 8-8 अंक होंगे, कुल 16 अंक। मतलब प्रश्न 1 अ के लिए 8 अंक, प्रश्न 1 आ के लिए 8 अंक। कृति पत्रिका के गद्य विभाग में प्रश्न 1 अ और प्रश्न 1 आ पठित गद्यांशों पर आधारित दिए जाएंगे। इन प्रश्नों में 130 से 150 शब्दों के पठित गद्यांश दिए जाएंगे। अब जो शब्द सीमा होगी इन परिच्छेद की, वो कितनी होगी? 130 से 150 शब्दों की। इसके साथ साथ 2-2 अंकों की 4 कृतियां होंगी। प्रश्न 1 अ और आ पठित गद्यांश। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे? अब पठित गद्यांश तो दिया हुआ है, अब उस पे आपको एक आकलन कृति आएगी। कृति अ आ 1 में मतलब जो फर्स्ट होगा आपका, प्रथम रहेगा, वो रहेगा आकलन कृति 2 अंक के लिए। दूसरी जो कृति रहेगी वो भी आकलन कृति ही रहेगी, वो भी रहेगी 2 अंक के लिए। तीसरी जो कृति रहेगी वो रहेगी शब्द संपदा, वो रहेंगे 2 अंक के लिए। और चौथी जो कृति रहेगी वो रहेगी स्वमत अभिव्यक्ति। आपको उस परिच्छेद से परिच्छेद पे आधारित एक आपको प्रश्न दिया जाएगा, जिस पे आपको आपका मत उधर लिखना है, जो आप सोचते हैं उस बारे में। कोई भी एक विषय आपको दे दिया जाएगा, उस पे आपको आपका स्वमत मतलब आपका क्या मत है, ठीक है, वो वहां पे लिखना है। उसके लिए भी आपको रहेंगे 2 अंक। कृतियों का विश्लेषण। कृति अ1 आ1 और अ2 आ2 गद्यांश के आशय पर आधारित आकलन कृति होगी। इनके उत्तर 1-2 शब्दों अथवा 1-2 वाक्यों में लिखने होंगे। जो कृति 1 और कृति 2 रहेगी, ठीक है, प्रश्न 1 अ और 1 आ में, उसमें जो पहले 2 कृतियां रहेंगी वो गद्यांश जो दिया हुआ है आपको, पैराग्राफ जो दिया हुआ है, उस पे ही आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब आपको उस गद्यांश में से ही उसके उत्तर ढूंढ के वहां पे लिख देना है। बड़े ही सरल प्रश्न रहते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आसानी से प्रश्न 1 अ और 1 आ में 2-2 मतलब कुल प्रश्न 1 में 4 अंक और प्रश्न 1 आ में 4 अंक, ऐसे 8 अंक बड़े आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्वमत अभिव्यक्ति में अगर आप अच्छे से थोड़ा सा अपना मत लिखते हैं तो 1 से 1.5 मार्क आपको वहां पे भी आसानी से मिल सकता है। मतलब पहले ही 2 प्रश्नों में आपको कुल 11 से 12 अंक वहां पे आप अर्जित कर सकते हैं। कृति अ3 आ3 में शब्द संपदा पर आधारित कृति होगी। इसमें पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर लिखने होंगे। प्रश्न दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, जैसे एक वचन में लिखिए, अनेक वचन में लिखिए, विरुद्धार्थी लिखिए, समानार्थी लिखिए, ठीक है।
इस प्रकार से आपको शब्द संपदा मतलब प्रश्न अ3 और आ3 में प्रश्न 1 अ3 प्रश्न 1 आ3 इनमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कृति अ4 और आ4 सोमत अभिव्यक्ति पर आधारित होगी। इसमें विद्यार्थियों को अपने विचार 25 से 30 शब्दों में व्यक्त करने हैं। किसी भी एक विषय पे जो विषय आपको दिया हुआ है उस पे आपको 25 से 30 शब्दों में आपके विचार लिखने हैं। अब जो अगला गद्यांश पे आधारित प्रश्न रहेगा वो है अपठित गद्यांश पे आधारित रहेगा। मतलब जो गद्यांश आपने अभी तक कभी पढ़ा नहीं है, वो पुस्तक के बाहर से वो गद्यांश आपको दिया जाएगा। वो प्रश्न रहेगा प्रश्न 1 ई कुल अंक 4, वो केवल सिर्फ 4 अंक के लिए आएगा। अब इसमें अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा वो भी हम देखते हैं। कृति पत्रिका के गद्य विभाग में प्रश्न 1 ई अपठित गद्य पर आधारित होगा। इसलिए इसके लिए 80 से 100 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाएगा। अपठित गद्यांश में जो आपको परिच्छेद आएगा वो 80 से 100 शब्दों के बीच में होगा। इसमें 2 अंकों की आकलन तथा 2 अंकों की अभिव्यक्ति की कृतियां होंगी। अब इसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हमने देखा कि प्रश्न 1 अ और आ में कुल 4 प्रकार की कृतियां पूछी गई थी। 2 आकलन कृतियां, 1 शब्द संपदा और 1 सोमत अभिव्यक्ति। परंतु अपठित गद्यांश पे आधारित जो आपको अंक विभाजन है उसमें कृति सिर्फ 2 है। एक है आकलन कृति और एक है सोमत अभिव्यक्ति। आकलन कृति 2 अंक के लिए और सोमत अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए। पूरक पठन। अभी एक और आपको गद्य पे आधारित प्रश्न आएगा, वो है पूरक पठन। जो आपके किताब में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको इंडेक्स दिया हुआ है किताब का, पाठ के नाम दिए हैं, उनके आगे पूरक पठन लिखा गया है कुछ पाठ के सामने। तो उन्हीं पाठों में से ये पूरक पठन वाला गद्यांश पूछा जाता है। तो वो पाठ अच्छे से करके रखने हैं। कृति पत्रिका पूरक पठन विभाग में प्रश्न 3 अ में लगभग 80 से 100 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाएगा। जो पूरक पठन वाले आपके पाठ है उसमें से एक गद्यांश आपको दिया जाएगा और प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा? प्रश्न 3 अ। उस पर आधारित 2-2 अंकों की निम्नलिखित कृतियां होंगी। अब इसमें भी सिर्फ 2 ही कृतियां होंगी। एक होगी आकलन कृति 2 अंक और एक अभिव्यक्ति 25 से 30 शब्दों में, उसके लिए भी अंक रहेंगे सिर्फ 2 अंक। ओके, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्रिका में गद्यांश पर मतलब पैराग्राफ पे आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कुल 4 प्रश्न आएंगे ऐसे। प्रश्न 1 एक आ, एक ई और 3 अ में ये प्रश्न रहेंगे, जिसमें पहले 2 जो एक अ एक आ है वो 8-8 अंक के लिए होंगे और एक ई और 3 अ में जो पूछा जाएगा वह 4-4 अंक के लिए वो पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न वहां पे आते हैं। ओके, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब एक परिच्छेद आपको यहाँ पे दिया गया है। आइए हम देखते हैं क्या है वो परिच्छेद। अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ही बता दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए से कहा था, अमरनाथ जी, ऐसी दुर्घटना में आप बच गए हैं, यह एक चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर अटका था, हिम्मत जुटाकर कह दिया था, देखिए आपकी टांग बुरी तरह कुचली गई है। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहां पड़े रहे। उनमें जहर फैल गया है, इसलिए वह रुका था। आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अमरनाथ जी ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा था और हंसे थे। टांग ही काटनी है तो काट दो,
60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूं। खूब घुमक्कड़ी की है मैंने। देश में, विदेशों में, पहाड़ों पर, समुद्र में के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूं। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही है, मेरे हाथ है देखो। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे, मेरा बाकी शरीर है। ठीक है। इस प्रकार से आपको एक परिच्छेद वहां पे दिया जाएगा प्रश्न 1 के लिए। उस पे आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। अभी पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके उत्तर साथ ही साथ देखेंगे। प्रश्न अब क्या क्या दिए हुए हैं। घटना के अनुसार उचित क्रम में लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं बाद में आपके लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको। घटना के अनुसार उचित क्रम में लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। अब कुछ वाक्य आपको वहां पे दिए गए हैं जो ऊपर दिए गए परिच्छेद में जिस क्रम के अनुसार आए हैं उसी क्रम अनुसार उन्हें हमें वापस से जोड़ना है। उसी क्रम में हमें उसको लिखना है। जो पहले वाक्य आया होगा उसे पहले लिखना है और जो वाक्य बाद में आया होगा उसे हमें बाद में लिखना है। बड़ा ही सरल है, बस आपको ध्यान पूर्वक जो जो वाक्य नीचे दिए गए हैं उन्हें पढ़ना है और ऊपर फिर वो कब आए हैं, कौन सा पहले वाक्य आया उसको पहले लिखिएगा, जो बाद में आया है उसे बाद में लिखिएगा। चलिए हम वाक्य देख लेते हैं। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी है, आपकी टांगे बुरी तरह कुचली गई है। दुर्घटना में आप बच गए। बच गए यह एक चमत्कार है। टांग ही काटनी है तो काट दो। ये 4 आपको यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं। इनके उत्तर भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डॉक्टर ने अपने को डैश हुए सा कहा था। खूब डैश की है मैंने। मेरा बाकी डैश है और टांगों में डैश फैल गया है। ये 4 आपको रिक्त स्थान है। उसके बाद शब्द संपदा 3 और 4 लिखा है, लेकिन वो 3 का ही 1 और 2 ऐसे प्रश्न है, वो एक एक अंक के लिए। उसमें है वचन बदलिए, पहला टांग और दूसरा दुर्घटना, और नेक्स्ट जो है तीसरा 2 उसमें है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। वहां पे दिया गया है देश और डॉक्टर। ठीक है, इसके उत्तर भी हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न था कि दिए गए वाक्यों को क्रम अनुसार वाक्य में परिच्छेद में आए क्रम अनुसार लिखिए। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा वाक्य, दुर्घटना में आप बच गए यह एक चमत्कार है। यह सबसे पहले आया। दूसरा है आपकी टांगे बुरी तरह से कुचली गई है। टांग ही काटनी है तो काट दो, ये तीसरा वाक्य रहेगा। और चौथा जो वाक्य है वो है जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी है। ठीक है, बड़ा सरल प्रश्न था। सिर्फ आपको ध्यान पूर्वक एक बार परिच्छेद पढ़ना है और उसमें आए हुए वाक्यों को क्रमानुसार लिखना है। ठीक है, यह प्रश्न कोई भी बच्चा अच्छे से कर सकता है। अगला प्रश्न था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति मतलब जो ब्लैंक स्पेस थे उन्हें हमें फिल करना था एक सही शब्द के द्वारा। तो वाक्य, ये जो वाक्य हैं रिक्त स्थान वाले, वो आपको जैसे के वैसे पूरे परिच्छेद में मिल जाएंगे। बस आपको बीच में जो शब्द वहां पे नहीं लिखा गया वो देख के लिख देना है। पहला था डॉक्टर ने अपने को डैश हुए सा कहा था। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए सा कहा था। खूब धुमक खूब डैश की है मैंने, तो यहाँ पे आएगा खूब घुमक्कड़ी की है मैंने। मेरा बाकी डैश है, मेरा बाकी शरीर है। टांगों में जहर फैल गया है। टांगों में डैश फैल गया है। इस तरीके से आपको इसके रिक्त स्थान जो है उनकी पूर्ति करनी है। कुर्ती 3 था, उसमें टांग का हो जाएगा
टांगे, और दुर्घटना का हो जाएगा दुर्घटनाएं। अनेक वचन में आपको उसको वचन बदलने थे, अनेक वचन में लिखना था। टांग, अब बहुत सारे हैं तो टांगे। दुर्घटना, और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है तो उसको क्या कहते हैं? दुर्घटनाएं। कृति 4 था, विरुद्ध अर्थी शब्द लिखिए। देश, विदेश। डॉक्टर के लिए आएगा मरीज। ओके, तो इस प्रकार से आपको कृति प्रश्न 1 अ है जो करना है। बड़े ही सरल प्रश्न आते हैं, आप आसानी से इसमें अंक जो है अर्जित कर सकते हैं। अब इस पे एक और प्रश्न रहेगा जो प्रश्न 1 अ में था, चौथा रहेगा स्वमत अभिव्यक्ति। तो उसका प्रश्न हम देखते हैं। परिस्थिति के सामने हार न मानकर उसे सहज स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा, उस पे आपको आपका स्वमत वहां पे लिखना है। प्रश्न क्या दिया है, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं। परिस्थिति के सामने हार न मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है। तो उस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए। परिस्थिति के सामने हार न मानते हुए उसे सहज स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है। सुख और दुख मनुष्य जीवन के अहम पहलू हैं। परिस्थितियां कभी आपके अनुकूल तो कभी प्रतिकूल रहेगी। मतलब कभी आपके फेवर में रहेगी, कभी आपके फेवर में नहीं रहेगी। यदि आप प्रतिकूल परिस्थितियों को सहज अपना लेंगे तो कभी दुखी ना होंगे। वैसे भी जीवन की हर एक परिस्थिति आपको कई अनुभवों से भर देती है। इस पाठ में अमरनाथ का व्यक्तित्व भी कुछ इस प्रकार का ही है, जो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, वरन उसका सामना करते हुए अपने लिए आनंद के क्षण जुटा लेता है। तो इस प्रकार से आपको आपकी जो आपका मत है, आपके विचार है, यहाँ पे प्रकट करने हैं। 5-6 पंक्तियों में आप लिखिए, कम से कम आपको 1 से 1.5 अंक यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। अब प्रश्न 1 आ, देखिए प्रश्न 1 अ 8 अंक के लिए था, और प्रश्न 1 आ ये भी 8 अंक के लिए है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और वो शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेहतर से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दागकर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक ही देना होगा। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है, कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर में बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यों भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उनके पतिदेव पर गुस्सा आता तो वह अंग्रेजी में बात करती, और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। तो ये एक परिचित हमने पढ़ा। अब इस पे आधारित जो प्रश्न है वो देखते हैं। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए श्रीमती की विशेषताएं। दूसरा है आकृति पूर्ण कीजिए नौकर हेतु का परिच्छेद में आया हुआ वर्णन। तीसरा है लिंग परिवर्तन कीजिए, नौकर और श्रीमती 2 शब्द आपको दिए हैं। और कृति 3 में ही एक और एक अंक के लिए दिया है, परिच्छेद में आए 2 शब्द युग्म लिखिए। और आखिरी जो स्लाइड रहेगी उसमें वहां पे देखेंगे। अभी पहले जो प्रश्न यहाँ पे दिए कृति 1,
श्रीमती की विशेषताएं, इन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब श्रीमती की विशेषताएं जो हैं वो आपको पहले 2 प्रश्नों का उत्तर हमेशा इन्हीं ही परिच्छेदों में मिल जाएगा बड़ी सरलता से। तो श्रीमती की विशेषताएं क्या-क्या थी? किसी पर विश्वास ना करना, किसी पर विश्वास ना करना। दूसरा, पूरे घर पर हुकूमत होना। तीसरा, पति पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करना। और चौथा, नौकरों पर गुस्सा आता तो गालियों से बात करना। ये क्या थी? श्रीमती जी की विशेषताएं थी। कृति 2 में पूछा गया था कि नौकर हेतु का परिच्छेद में आया हुआ वर्णन। तो उसका वर्णन क्या-क्या है? चपटी नाक, छोटा माथा, बेहतर से दांत, मोटे हाथ। यह नौकर हेतु का परिच्छेद में आया हुआ वर्णन है। कृति 3 1 में जो प्रश्न था उसमें 2 शब्द आपको दिए गए थे। एक था नौकर, तो वहां पे लिंग परिवर्तन करना है तो वो हो जाएगा नौकरानी, नौकर का नौकरानी और श्रीमती का श्रीमान। और 2 शब्द युग्म शब्द हमें लिखने थे परिच्छेद में से ढूंढ के, तो वो है कुशल क्षेम और चोरी चकारी। ये 2 शब्द युग्म शब्द थे जो परिच्छेद में आए थे। वहां पे केवल हमें 2 लिखने थे। और जो इसी का प्रश्न 1A का जो आखिरी प्रश्न रहेगा वो भी रहेगा सोमत अभिव्यक्ति। मतलब आपका यहाँ पे आपके विचार लिखने हैं। नौकर और माली के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। विषय पर अपने विचार लिखिए। सौहार्दपूर्ण मतलब अच्छे रिलेशन होने चाहिए। इस बारे में आपके जो विचार हैं वो लिखिए। तो देखते हैं क्या है। नौकर और मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। संयुक्त परिवारों के बिखराव, एकल परिवार के चलन और स्त्री पुरुष सभी का कामकाजी होने से आज नौकर घर का अविभाज्य अंग बनते जा रहे हैं। वर्तमान में तो बहुत से ऐसे घर हैं जो केवल नौकरों के ही भरोसे चलते हैं। अतः ऐसे में हमें भी उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। हमें उनकी मजबूरी, लाचारी और विवशता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। वे हमें अपनी सेवाएं देते हैं और हम उनका भुगतान करते हैं। ऐसे विचारों को हमें मन से निकालना होगा। हमें नौकरों को भी परिवार का एक सदस्य ही समझना चाहिए। उसकी भी इच्छा, अनिच्छा, सुख-दुख आदि को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप घर के बाहर निश्चिंत होकर रह पाएँ, तो हमें अपने नौकरों के साथ अपने संबंध मधुर रखने होंगे। तो यहाँ पे ये जो कुछ हमने पंक्तियाँ यहाँ पे पढ़ी हैं, वो क्या है? नौकर और मालिक के बीच में सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इस पे हमारे विचार। आप आपके विचार वहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से कोई और विषय आएगा परीक्षा में, जिस पे आपको आपके विचार वहाँ पे लिखने होंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा वो है अपठित गद्यांश पे आधारित। प्रश्न 1E में कुल 4 अंक के लिए प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसके हम 2 उदाहरण लेंगे। परीक्षा में आपको सिर्फ एक ही आएगा, परंतु यहाँ पे हम उसके 2 उदाहरण देखेंगे। पहला है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता, मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता। इस दुनिया में मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सब की करुणा मौजूद है। उसका दावा कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ, लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए
मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है। आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए 3 पाउंड होता है। ऊपर से अन्य कई खर्च हैं। अपनी तकलीफों के लिए मैं किसको शिकायत करूं? यह मेरा कर्मफल है। मुझे ही भुगतना होगा। इस प्रकार से आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा जो आपके पुस्तक में से नहीं होगा। यह अपठित होगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। इस पे आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। आकृति पूर्ण कीजिए। कमरे का किराया और लेखक इनके प्रति कृतज्ञ हैं। और एक दो रहेंगे, इसमें दो प्रश्न आएंगे, कृति 1 और कृति 2। पहला आकलन कृति होगा और दूसरा रहेगा सोमत अभिव्यक्ति। कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इनके उत्तर हम देखते हैं। कमरे का किराया 3 पाउंड और प्रति सप्ताह, मतलब वीकली, और 3 पाउंड इसका किराया है। लेखक इनके प्रति कृतज्ञ हैं। अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की है उनके प्रति, और कृतज्ञता पे अपने विचार प्रकट करने थे, तो उसके उत्तर है कृतज्ञता एक महान गुण है। कृतज्ञता का अर्थ है अपने प्रति की गई सहायता के लिए श्रद्धावान होकर सहायता करने वाले व्यक्ति के समक्ष सम्मान करना उसका। कृतज्ञता मानवता की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। यह हमें अभ्यास कराती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में। और कभी भी यदि किसी व्यक्ति ने कोई सहयोग या सहायता प्रदान की है, उसके लिए हम यदि कुछ न कर सके तो हृदय से आभार अवश्य प्रकट करें। कृतज्ञता दिव्य प्रकाश है। यह दी हुई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का भाव है। जो दिया है हम उसके ऋणी हैं। इसकी अभिव्यक्ति ही कृतज्ञता है। सुअवसर मिलने पर उसे समुचित रूप से लौटा देना इस भाव का मूल मंत्र है। इस गुण के बल पर समाज और इंसान में एक सहज संबंध विकसित हो सकता है। भावना और संवेदना का जीवंत वातावरण निर्मित हो सकता है। जो दे उसे लाभ लेकर उसको भी बदले में यथासंभव दे। एक और हम इस पे आधारित, मतलब प्रश्न एक ही में किस प्रकार का परिच्छेद आ सकता है वो देखते हैं। एक और, राजकुमार का घोड़ा बेदम हो गया था। सन्यासी ने मृग के मृत शरीर को कंधे पर ऐसे उठा लिया मानो घास का गट्ठर हो। राजकुमार सन्यासी के पीछे चला। उसे सन्यासी के शारीरिक बल पर अचंभा हो रहा था। आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढालू भूमि मिलने शुरू हुई। वही कंदबगुंज की घनी छाया में, जहां सर्वदा मुर्गों की सभा सुशोभित रहती। नदी की तरंगों का मधुर स्वर सर्वदा सुनाई दिया करता। जहां हरियाली पर मयूर थिरकता, कपोत आदि पक्षी मस्त होकर झूमते। लता ध्रुमादि से सुशोभित सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी। वह कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बना रही थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई। यहाँ की शीतल वायु का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा जैसा मुरझाते हुए वृक्षों पर वर्षा का। उसे आज विदित हुआ कि तृप्ति केवल उस कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर ही निर्भर नहीं है, और न निद्रा को सुनहरे तकियों की ही आवश्यकता है। तो इस पे प्रश्न हम देखते हैं। इस पे भी दो प्रश्न ही पूछे जाएंगे, कृति 1 और कृति 2। दो दो अंक के लिए, मतलब कुल 4 अंक। आकृति पूर्ण कीजिए। सन्यासी के लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं था। दूसरा, गद्यांश में इन दो व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। और कृति 2, वनों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में व्यक्त कीजिए। इनके उत्तर हम देखते हैं। सन्यासी के लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं था। मृत मुर्ग का शरीर और घास का
गठर, दोनों ही उसके लिए समान थे। गद्यांश में इन दो व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। सन्यासी और राजकुमार का उल्लेख इस परिच्छेद में किया गया है, इस गद्यांश में किया गया है। अब उन्होंने कहा था कि वनों पर आपके विचार प्रकट कीजिए। तो उस पे हम लिख सकते हैं, वन ईश्वर द्वारा दिए गए प्राकृतिक संसाधनों में अति महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वन वातावरण में व्याप्त विषैली वायु को ग्रहण कर उसे स्वास्थ्यप्रद प्राणवायु में बदल देते हैं। इसलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वनों के कारण भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। वन प्रकृति की अनुपम सौगात तो है ही, यह हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन भी प्रदान करते हैं। वन हमें अनेक प्रकार के फल फूल, औषधि, इमारती लकड़ी, ईंधन आदि देते हैं। वनों से प्राप्त लकड़ी से ही पेपर तथा खेलों की सामग्री बनाई जाती है। वनों में हमें खनिज और पशुओं के लिए चारा भी मिल जाता है। वन अनेकानेक प्राणियों का निवास स्थान है। ये वन्य जीवन वनों की शोभा होते हैं। तो इस प्रकार हमने वनों पे अपने विचार प्रकट किए। जो गद्य विभाग में आपका आखिरी प्रश्न रहेगा गद्य पे आधारित, वो रहेगा प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें भी आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा, उस पे आपको 2 प्रश्न वहां पे पूछे जाएंगे। पहला रहेगा एक संजाल पूर्ण कीजिए, मतलब आकलन आकृति कृति, और दूसरा रहेगा सोमत अभिव्यक्ति। ओके, तो इस पे किस प्रकार से प्रश्न आता है वो हम देखते हैं। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे, संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत में वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे। जो अवधि से कविता सुस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो स्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है। मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही हुआ है। वो जीवन में उठी हुई कम लगती है, पोष से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊंगा। ये जो परिच्छेद रहेगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये आपके जो पूरक पठन वाले पाठ हैं, जो आप इंडेक्स देखेंगे फर्स्ट पेज में आपके किताब के कुछ पाठ के सामने आपको पूरक पठन लिखा हुआ है, तो उन्हीं पाठों में से ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ये परिच्छेद आपको दिया जाता है। तो संजाल पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियां, कौन कौन सी भाषाएं वहां पे आई हैं और बोलियां वो हमें लिखनी है। तो वहां पे कौन कौन सी आई हैं? संस्कृत, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। कौन कौन सी आई हैं? संस्कृत, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली, ये 4 भाषाएं या बोलियां वहां पे दी गई हैं। दूसरा जो है सोमत अभिव्यक्ति का जो प्रश्न इस पे आएगा वो है, विविध भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है, इस पर अपने विचार लिखिए। अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समृद्ध करने की एक कड़ी है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने विचार की अभिव्यक्ति करते हैं। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान से न केवल हम अपने देश बल्कि विश्व की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। भाषा अजनबी देश में जुड़ने, उनकी संस्कृति, तौर तरीके, धर्म आदि को समझने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो इस प्रकार से आपका जो गद्य विभाग रहेगा वो, उसमें कुल 4 प्रश्न आएंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 प्रश्न आएंगे। पहला एक अ और एक आ, फिर एक ई, और आखिरी जो रहेगा वो रहेगा 3 अ। पहले जो रहेगा एक अ और एक आ, इसमें आपको 8 अंक के लिए प्रश्न होंगे।
जिसमें 4 कृतियां होंगी, पहली कृति और दूसरी आकलन कृति, तीसरी शब्द संपदा और चौथा वो रहेगा अब सोमत अभिव्यक्ति। चारों प्रश्न जो चारों कृतियां जो रहेंगी 2-2 अंक के लिए, मतलब प्रश्न 1 अ और 1 आ 8 अंक के लिए। उसके बाद जो प्रश्न 1 ई में आएगा आपको अपठित गद्यांश जो आपके किताब के बाहर से होगा। ओके, इसमें आपको 4 अंक के लिए पूछा जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा। इसमें 2 कृतियां होंगी, एक कृति होगी आकलन कृति और एक रहेगा सोमत अभिव्यक्ति। और एक आखिरी जो गद्यांश पे आधारित प्रश्न रहेगा 3 अ में, वह पूरक पठन जो आपके पाठ है उसमें से पूछा जाएगा। उसमें भी 2 कृतियां रहेगी, एक आपके पठित एक आकलन कृति और एक प्रश्न 2 अंक के लिए रहेगा सोमत अभिव्यक्ति का। इस प्रकार से आपका गद्य विभाग समाप्त होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, 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 हेलो मैम। चलिए बच्चों में एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो अपठित गद्यांश है जो आपके किताब के बाहर से पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो आपको अपठित गद्यांश होंगे वो किसी भी किताब में से कहीं से भी आएंगे, परंतु आपके पुस्तक में से वो नहीं होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। इसमें देखते हैं हम, जो पहला हमारा जो परिचय है वो हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता, मैं किसी का भी प्रत्याशा नहीं करता। इस दुनिया में मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति ओके जो अपठित गद्यांश थे वो एक प्रश्न 1 की में पूछा जाएगा। कुल अंक उसके लिए होंगे 4। हम फिर से एक बार उस गद्यांश को देखते हैं किस प्रकार से दिए जाते हैं और उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं।
हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता। मैं किसी का भी प्रत्याहार नहीं करता। इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सब की करुणा मौजूद है। उसका दावा कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ। लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है। आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए 3 पाउंड होता है। ऊपर से अन्य कई खर्च हैं। अपनी तकलीफों के लिए मैं किससे शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्मफल है। मुझे ही भुगतना होगा। जब अपठित गद्यांश आते हैं या पठित गद्यांश, किसी प्रकार का अगर आपको गद्यांश वहां पे दिया जा रहा है, तो याद रखिए सबसे पहले थोड़ा समय लगेगा, परंतु आपको 1 या 2 बार उस गद्यांश को, उस पैराग्राफ को बड़े ही ध्यानपूर्वक उसे पढ़ना है, ताकि जब आप प्रश्न पढ़े तो आपको ध्यान में रहे कि उसका उत्तर कहाँ पे था। तो आपका जो बाद में समय व्यर्थ होने वाला है वो ना होगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक बार दिए गए जो प्रश्न है, आकलन कृतियां हैं, जो गद्यांश पे ही आधारित होती है, उसके उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, उनको एक बार पहले पढ़ लीजिए प्रश्नों को, और फिर परिच्छेद पढ़ना शुरू कीजिए। तो आपके उत्तर जैसे जैसे आपको मिलते हैं वैसे वैसे आप उत्तर लिखते जाइए। ये भी आप वहां पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वक्त भी बचेगा और आप सही तरीके से उत्तर भी लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे जो दो कृति एक में जो आकलन कृति है, वहां पे प्रश्न था, आकृति पूर्ण कीजिए। कमरे का किराया, लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। और सोमत अभिव्यक्ति थी, कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कृतज्ञता, ठीक है, मतलब कोई हमारी अगर मदद करता है तो उसके बारे में जो हम उसका धन्यवाद, जो मन से दिल से हम धन्यवाद करते हैं, उसे कहते हैं कृतज्ञता। उस पे अपने विचार लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। तो उसके उत्तर थे, कमरे का किराया कितना है? 3 पाउंड। और कितने दिन के लिए? प्रति सप्ताह के लिए। एक हफ्ते का 3 पाउंड किराया है। लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। इनके प्रति? अतीत में मतलब पहले के समय में, पहले भूतकाल में, अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की है, और भविष्य में जो लोग उनकी मदद करेंगे, मतलब जिन्होंने अतीत में लेखक की मदद की है और जो भविष्य में लेखक की मदद करेंगे, वो लोगों के प्रति लेखक क्या है? कृतज्ञ है। मतलब दिल से उन्हें धन्यवाद देते हैं। दूसरा था, कृतज्ञता पे अपने 20 से 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने थे। तो यहाँ पे कृतज्ञता एक महान गुण है। कृतज्ञता का अर्थ है अपने प्रति की गई सहायता के लिए श्रद्धावान होकर सहायता करने वाले व्यक्ति के समक्ष सम्मान प्रदर्शन करना। कृतज्ञता मानवता का सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। यह हमें आभास कराती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में, और कभी भी यदि किसी व्यक्ति ने कोई सहयोग या सहायता प्रदान की है, उसके लिए हम यदि कुछ ना कर सके तो हृदय से आभार अवश्य प्रकट करें। कृतज्ञता दिव्य प्रकाश है। यह दी हुई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का भाव है। जो दिया है हम उसके ऋणी हैं, उसकी अभिव्यक्ति ही कृतज्ञता है। सुअवसर मिलने पर उसे समुचित रूप से लौटा देना इस भाव का मूल मंत्र है। इस गुण के बल पर समाज और इंसान में एक सहज संबंध विकसित हो सकता है। भावना और संवेदना का जीवंत वातावरण निर्मित हो सकता है, जो दे उसे उससे लाभ लेकर उसको भी बदले में यथासंभव दे। मतलब आप जिससे कुछ ले रहे हो, जिससे सहायता ले रहे हो या जिससे कोई मदद ले रहे हो, तो उसे उसके बदले में कुछ दें।
अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम वहां पे कृतज्ञ रहिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, यानी उसको दिल से, अपने मन से उसका धन्यवाद कीजिए। अगर आप उसके बदले में, उसने जो सहायता की उसके बदले में उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं, तो कृतज्ञ होना कम से कम इतना हमारा यहाँ पे कर्तव्य बनता है। ऐसे इस परिचय द्वारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक और परिच्छेद था, वो भी हम देख लेते हैं। राजकुमार का घोड़ा बेदम हो गया था। सन्यासी ने मुर्ग के मृत शरीर को कंधे पर ऐसे उठा लिया मानो घास का गट्ठर हो। राजकुमार सन्यासी के पीछे चला। उसे सन्यासी के शारीरिक बल पर अचंभा हो रहा था। आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढालू भूमि मिलनी शुरू हुई। वही कंदब कुंज की छनी छाया में, जहां सर्वदा मुर्गों की सभा सुशोभित रहती। नदी की तरंगों का मधुर स्वर सर्वदा सुनाई दिया करता। जहां हरियाली पर मयूर तिरकता, कपोतादि पक्षी मस्त होकर झूमते। लता दुमाद्री से सुशोभित सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी। वह कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बना रही थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई। यहाँ की शीतल वायु का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा जैसे मुरझाते हुए वृक्षों पर वर्षा का। उसे आज विदित हुआ कि तृप्ति केवल कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर ही निर्भर नहीं है, और न ही निद्रा को सुनहरे तकियों की आवश्यकता है। इस पे आधारित जो आकलन कृति है वो है, सन को आकृति पूर्ण कीजिए। सन्यासी के लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, और गद्यांश में इन दोनों व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। और एक कृति दो जो है, सोमत अभिव्यक्ति, वनों का महत्व, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में व्यक्त कीजिए। किस पे? वनों का महत्व, मतलब जंगल का जो महत्व है। सन्यासी के लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं था। मृत मुर्ग का शरीर और घास का गठर। और गद्यांश में इन दो व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ था? सन्यासी और राजकुमार, इन दोनों का उल्लेख उस परिच्छेद में, गद्यांश में किया गया है। और तीसरा था वनों का महत्व, यानी जंगलों का महत्व। तो इस पे भी आपका भी मत बड़े सरलता से लिख सकते हैं, क्योंकि सबको पता है वनों की आवश्यकता क्या है, क्यों है और कितनी है। अगर पेड़ ना रहे, जंगल ना रहे, तो क्या परेशानियां आ सकती है, वातावरण में किस प्रकार से बदलाव हो सकते हैं, ये सब आप जानते हैं। जो आपके विज्ञान जो विषय है उसमें पढ़ते हैं, तो वहां पे आप जो भी समझ सकते हैं, जो भी आपको पता है, वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कृति दो, वन ईश्वर द्वारा दिए गए प्राकृतिक संसाधनों में अति महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वन वातावरण में व्याप्त विषैली वायु को ग्रहण कर उसे स्वास्थ्यप्रद प्राणवायु में बदल देते हैं। इसलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वनों के कारण भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। वन प्रकृति के अनुपम सौगात तो है ही, यह हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन भी प्रदान करते हैं। वन हमें उनके अनेक प्रकार के फल फूल, औषधि, इमारती लकड़ी, ईंधन आदि देते हैं। वनों से प्राप्त लकड़ी से ही पेपर तथा खेलों की सामग्री बनाई जाती है। वनों से हमें खनिज और पशुओं के लिए चारा भी मिलता है। वन अनेकानेक प्राणियों का निवास स्थान है। यह वन्य जीव वनों की शोभा होते हैं। तो आज हमने देखा जो गद्य विभाग है उसमें कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले 2 प्रश्न 8-8 अंक के लिए, बाद में जो 2 प्रश्न रहेंगे वो 4-4 अंक के लिए। पहले जो 8-8 अंक के प्रश्न है उसमें 2 आकलन